हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग आज अपने इस क्यूट सा प्यारा चैनल भकडोल वाले पे जो आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर देख करके आए होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने जाना था ओम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज जानी थी। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में जाना था और आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर थर्ड बाय कुणाल कुमार और इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर थर्ड बाय भागलपुर वाले। आप लोग को मेरा लेक्चर मिलेगा, वहां से देखिए, सीखिए, समझिए और फिर इस लेक्चर से कंटिन्यू कीजिए। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर पे रेजिस्टेंस तक सीखा था, तो आज जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, हम लोग रेजिस्टेंस से ही स्टार्ट करेंगे अपना पढ़ाई आज का। तो पिछला लेक्चर देखिए, समझिए और फिर यहाँ पे देखिए, तो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर न्यूमेरिकल, तो हाँ मैं बता दूं, और मैं पिछले लेक्चर में ये बात बताया था कि न्यूमेरिकल का मैं एक अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मैं उन्हें करवाऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग, मैं उन्हें करवाऊंगा। तो पढ़ाई करिए और इधर उधर की बातें बंद कीजिए, रूम को लॉक कीजिए और आज हम अपना पहला लेक्चर, आज का पहला टॉपिक चौथे लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, जहां कि हम लोग रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना प्यार देना कम मत कीजिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। प्लीज आप सभी जो भी बच्चे क्लास 10 के वीडियो देख रहे हैं, अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आप लोग के सामने यहाँ पे खड़ा रह सकूं। मैं खड़ा रहूंगा तभी आप लोग को पढ़ा पाऊंगा। तो प्लीज अपना प्यार भर भर के दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए आज अपना हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस। हाँ, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस होता है, मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस इज अ सब्सटेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी ये होता है, रेजिस्टेंस वो चीज है जो कि करंट को अपोज करता है, मतलब विरोध करता है। ठीक है, अगर करंट को हमेशा विरोध करता है, करंट को उस रास्ते तक गुंडागर्दी करता है रेजिस्टेंस, उसके रास्ते में, तो वो जाने ही नहीं देंगे इधर से। तुम कैसे जाओगे? जाओगे तो पूरा कूट देंगे तो पकड़ के, तब तुम मरोगे। तो क्या हो गया, मैं पूरा पावरफुल, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बट गुंडा लोग आ गया, मुझे गिरा पड़ा के मारा, तो मैं तो टूट फट गया, फिर मैं स्पीड तो घट ही जाएगा ना, पावर भी घट जाएगा। तो वही होता है सर्किट में। सर्किट बहुत अच्छा खासा होता है, करंट फ्लो कर रहा है, बहुत स्मूथली कर रहा है, नाचते गाते चल रहा है। बट जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस दिखा, अब रेजिस्टेंस क्या करेगा करंट को, बाबू अब तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। वो मार देगा, उसे रोक देगा, वहीं पूरा कोशिश करेगा रोकने का, करंट पूरा दम लगा देगा, मैं तो जाऊंगा ही। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, ठीक है तो जाना है, ले टाप ढीप मारेगा उसको, फिर करंट थोड़ा आगे बढ़ेगा। मार खाने के बाद, जब मार खाए तो उसका स्टेमिना घटाना, पावर घटाना, तो बस इसलिए किसी भी सर्किट में जितना रेजिस्टेंस होगा करंट का वैल्यू उतना ही घट जाएगा। इसलिए कहते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप जा रहे हैं, आपका एक गुंडा आपको घेर लिया, तो आप चांसेस कम है आपका टाइम वेस्ट होने का, आप कम मार खाइएगा। बट अगर 10 बंदे आपको घेर लिया रोड पे मारने के लिए, तो मतलब आपका मौत तो निश्चित है, मतलब आप वहां से बच के निकल ही नहीं पाइएगा। अगर एक गुंडा रहा तो बहुत ज्यादा को मार के निकल जाइएगा, 2 गुंडा रहा तो टाइम लगेगा लेकिन फिर भी निकल जाइएगा, 3 गुंडा रहा तो और, लेकिन अगर 10 गुंडा रहा तो आपका चांसेस ही नहीं है वहां से बच के निकलने का। तो वही, अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस रहा तो करंट का वैल्यू कभी कभी 0 हो जाता है। तो ठीक है, और मैंने एग्जांपल भी दिया था पापा और बंदी का। इसका अगर बंदी है तो बंदी से कोरिलेट कर ले, और बंदा है तो बंदा से कोरिलेट कर ले। आप लोगों को सब में मन लगता ही होगा, तो ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते, ज्यादा नहीं घुसना है, बस पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पर्पज से, कि माइंड भी अपना रिलैक्स रहे और पढ़ाई भी अच्छे से हो। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब अगर किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा,
रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, मतलब बंदी और आप, बंदी हो गई पोटेंशियल डिफरेंस, आप हो गए करंट। तो बंदी जैसे बोलेगी आप वैसे ही करोगे, बंदी उधर जाएगी तो आप उसके उधर जाओगे, बंदी इधर जाएगी तो आप इधर जाओगे। रेजिस्टेंस बी लाइक योर फादर और योर मदर। मम्मी पापा जैसे आप देखते हैं तो तुरंत बंदी से बात करें, हाँ बाबू कैसे हो, बस पापा आ गए, फोन तुरंत रख दिए, तो वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस को देखा, करंट का वैल्यू डाउन। तो समझ में आ गया हो आप लोगों को। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस का। तो सब कुछ हम लोग जान चुके हैं, मैंने रिविजन भी करवा दिया एक बार। तो अब इंपॉर्टेंट थिंग, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो कि होता है ओम, OHM, ओम, इसको कहते हैं ओम। ठीक है, ओम कहते हैं इसको, नोट कर लीजिए। और देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। हाँ, इसका ऐसा यूनिट ओम्स है। तो बाय ओम्स लॉ हमने देखा था दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक था V इक्वल टू IR और एक था I इक्वल टू DYR। तो देखिए अब रेजिस्टेंस, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया जो हमें ओम्स लॉ देता है, और एक और फॉर्मूला यहां से बनता है, देख लीजिए, V इक्वल टू IR, ठीक है, I इक्वल टू VYR। तो क्या हम लोग R इक्वल टू V बाय I कह सकते हैं? ये देखिए B इक्वल टू IR है, ठीक है, तो अगर इस I को यहां भेज दें तो V बाय I इक्वल टू R हो गया ना। तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि ये तीन फॉर्मूला जो है हमें ओम्स लॉ से मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी तीनों फॉर्मूला से पूछे जाते हैं। तो नोट कर लीजिए 5 स्टार फॉर्मूला इस चैप्टर का। तो अगर हमें क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और बोले I निकालो तो हम लोग निकाल सकते हैं, R दिया हो बोले V निकालो I निकालो तो निकाल सकते हैं। अगर R निकालने बोले तो हम लोग भी इस फॉर्मूला, इस तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस तीनों फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे, तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए ठीक है, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, बोलो बोलो, मिटा देता हूं, चलिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है इस चैप्टर से, जो कि है ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। हाँ, कभी कभी एग्जाम में ग्राफ भी पूछता है, ठीक है। उन्होंने क्या देना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एंड्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस सेक्शन एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ग्राफ कभी कभी 2 नंबर में पूछा करते हैं। ये ग्राफ इधर हो गया आपका करंट I, इधर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V। अब मैंने क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़े, अगर ये 2 कदम चला तो ये भी 2 कदम चलेगा, ये 4 कदम चला तो ये भी 4 कदम चलेगा, ये 5 कदम चला तो ये भी 5 कदम चलेगा। मतलब ये जितना बढ़ेगा वो भी उतना ही बढ़ेगा। तो हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा, सोचिए सोचिए, बताइए कैसा ग्राफ मिलेगा। तो बच्चे वाली चीज है, बहुत ही प्यार से समझ सकते हैं कि ये जितना बढ़ रहा है ये भी उतना ही बढ़ रहा है, ये फिर जितना बढ़ेगा फिर ये उतना बढ़ेगा। तो हमें ग्राफ मिलेगा सेंटर से स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमें एग्जाम में बहुत बार
पूछा करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, मिटा दूं? बोलो बोलो, मिटा दूं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मिटा दूं? मैं मिटा देता हूं। चलिए, अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है रजिस्टिविटी। क्या है? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जिसको कि हम लोग रो से दिखाते हैं। इसका सिंबल का मतलब क्या हो गया? इसका हो गया रो, RH रो। ठीक है। तो जाने से पहले हम लोग को पता है क्या इंपॉर्टेंट बात, जो बेसिक्स है, क्या पता है हम लोग को कि R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एंड R is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। और ओके, रेड से लिख देता हूं उसको मैं। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, और ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बढ़ेगा अगर, तो ये वैल्यू घटेगा ना। देख लीजिए, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 1/10, तो 10 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे कितना? 0.00 कुछ में आंसर आएगा। ये वैल्यू क्या हो गया? घट गया। बट ये वैल्यू अगर घट जाएगा, बहुत छोटा, ये 1 हो जाएगा, तो R का वैल्यू क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के बढ़ने से बढ़ता है, लेंथ के घटने से घटता है, और रेजिस्टेंस जो है एरिया के बढ़ने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से घटता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के घटने से बढ़ता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों इक्वेशन क्या है? LHS इक्वल है RHS, बराबर है। LHS इक्वल टू RHS करते हैं हम लोग ना, कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, कह सकते हैं ना, क्योंकि RHS तो हम लोग का सेम है, सॉरी LHS तो हम लोग का सेम है, इधर का पार्ट सेम है, ये दोनों R है, तो ये R इक्वल टू ये, तो ये R इक्वल टू ये, तो कह सकते हैं ना कंबाइन करके फ्रॉम इस दोनों क्वेश्चन से, ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो अब क्या लिखेंगे? R इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा करके हमें इक्वल टू का साइन लाएंगे, और लोग पता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शन का साइन हम लोग हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आता है रो L/A, और ये हमारा हो गया एक नया फॉर्मूला। पहले से नोट कीजिए, फिर हम लोग बताएंगे। तो ये रो क्या हो गया? यही हो गया हमारा रजिस्टिविटी। ये हमारा क्या हो गया? रजिस्टिविटी, वो वाला रो। आराम से समझिए क्या मैंने बोला। हम लोग पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग, रेजिस्टेंस जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन मेरा मिलता जुलता था, तो हम लोग क्या किया? दोनों को कंबाइन किया, आपस में कंबाइन किया, तो ये निकल के आ गया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो फिर क्या किया? प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल टू का साइन आया, और इसके जगह पे हम लोग ने रो लाया। ठीक है, रो मतलब रजिस्टिविटी, तो R इक्वल टू रो L/A। तो नोट कर लीजिए, मिटाऊं? चलिए, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि रो इक्वल टू R इंटू A/L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रजिस्टिविटी। इसका मतलब हो गया रजिस्टिविटी
लेंथ हो गया L फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर और वायर जो भी हो आपका, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर और वायर जो भी, आर हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी फाइंड करने का, तो नोट कर लीजिए इसको। तो सब पे न्यूमेरिकल बनते हैं, मैं बताऊंगा आप लोग को न्यूमेरिकल, टेंशन नहीं लेना है। ये तो था रेजिस्टिविटी फाइंड करने का। तो अब रेजिस्टिविटी है क्या, तो रेजिस्टिविटी क्या है वो जानते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लग रहा है ना सिमिलर टाइप कुछ, तो सिमिलर ही है। रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टिविटी बना, क्या बना, रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टिविटी बना। जिस तरह आटा से रोटी बनता है उसी प्रकार रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी बना। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, एसआई यूनिट, अब इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो है वही सिंपल ओम मीटर। ओम मीटर दोनों सेम है, तो दोनों का एसआई यूनिट भी सेम होगा, बस मीटर लग जाएगा इसमें। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर। ठीक है, तो सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। रेजिस्टिविटी सीख लिया, रेजिस्टेंस सीख लिया, कैसे निकाला जाता है वो सीख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो हम लोग रेजिस्टेंस जाना, रेजिस्टिविटी सीख लिया, और हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज थी हम लोग ने जान लिया। अब आता है बात सर्किट। हम लोग बताया था सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग कब सीरीज में जोड़ेंगे, कब पैरेलल में जोड़ेंगे, जो करंट का वैल्यू कब डिफर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कब डिफर करेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। सर्किट तो हम लोग जान चुके हैं, सर्किट क्या है, एक अरेंजमेंट, जब भी किसी भी अप्लायंसेस को जब हम लोग एक सेल के दो टर्मिनल के बीच रखते हैं या जोड़ते हैं एक सीक्वेंस में, उसी को हम लोग सर्किट कहते हैं। और ये सिंबल मैंने बताया था कि ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। ठीक है, चलिए तो अब आता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, सॉरी ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। हेडिंग नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। नोट कर लिया, कर लिया, कर लिया, मिटा देता हूं, मिटा दूं, चलिए मिटा दूं, मिटा दिया। तो इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। सर्किट तो हम लोग को पता है, सर्किट क्या होता है। ये हमारा मान लीजिए हमारा हो गया बल्ब, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, या ये हो गया हमारा सेल का साइन, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे स्विच दे दीजिए, हमारा स्विच हो गया, ये बल्ब हो गया। मैंने कहा था कि जो भी इंपॉर्टेंट सिंबल है उसे बुक से पढ़ के आइए,
देखिए उसमें, ये तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये हमारा सेल हो गया, ये पॉजिटिव है निगेटिव, ये हो गया स्विच। तो जब भी रेजिस्टेंस सेल के एक पॉइंट से जुड़ा हो, जब भी रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से जुड़ा हो, अपोजिट टर्मिनल नॉर्मली नहीं जुटा हो, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जब भी रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से जुटा हो तो ये सीरीज में कहलाएगा, ठीक है, हमेशा। तो ये हमारा क्या हो गया सर्किट। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग स्विच, जरा स्विच अगर ऑन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया क्या, एक नॉर्मली सर्किट। तो अब सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, हम लोग आइए जानते हैं। सर्किट समझ गए, तो आइए समझ लेते पहले। देखिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है, तो छोटा बना देता हूं। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जब भी ऐसा रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का एक पॉइंट रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट से जुटा हो इस तरह करके, मतलब रेजिस्टेंस का टेल वाला पोर्शन दूसरे रेजिस्टेंस के हेड में जुटा हो, फिर दूसरे का टेल तीसरे के हेड से जुटा हो, तीसरे का टेल चौथे के हेड से जुटा हो, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। नहीं समझे, आइए समझते हैं। जैसे कि ये दो मार्कर है, ये मार्कर ऐसे है, ठीक है, तो इस मार्कर का कैप हेड हो गया, ये पीछे वाला पोर्शन टेल हो गया। तो इस मार्कर का टेल ऐसे जोड़ दूं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कहलाएगा, मतलब इसका ये पोर्शन, इसका ये पोर्शन, तो ये पोर्शन आएगा, फिर ये पोर्शन आएगा, फिर ये पोर्शन आएगा, तो उस पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक बच्चे को सुता दे, मान लीजिए हम लोग सो गए अगर एक लाइन से, तो मेरा हेड है, फिर मेरा पैर है, तो मेरे नीचे जो सोएगा उसका हेड मेरे पैर के नीचे होना चाहिए, फिर तीसरे इंसान का उसके पैर के नीचे उसका हेड होना चाहिए। तो ये कैसा कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया सीरीज कनेक्शन। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, और ठीक देखिए, ठीक है, एक हेड एक टेल जुट जाएगा इस तरह, ठीक है, और यही फिर यहां पे आकर के एक बैटरी से जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। तो क्या हुआ, एक पॉइंट जो है रेजिस्टेंस का, एक हेड पोर्शन जो है उसके पॉजिटिव वाले से जुटा, और एक का टेल वाला जो है उसके आके निगेटिव वाले से जुटा। समझ में आ गया, सिर्फ आगे एक फर्स्ट वाले का हेड जुटा है सेल से और लास्ट वाले का टेल जुटा है सेल से। तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज फॉर्मेट। अब पैरेलल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, जब सभी का हेड वाला सेल के पॉजिटिव से जुटेगा और सभी का टेल वाला सेल के निगेटिव से जुटेगा, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं। अब फिर ये यहां पे कनेक्टेड है, ये प्लस, तो ये क्या हो गया, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, देखिए ये सबका हेड वाला पोर्शन है ना, ये सबका हेड वाला पोर्शन यहाँ पे ज्वाइंट होके कहा किससे जुटा है, पॉजिटिव वाले से, और ये सबका क्या है, टेल वाला पोर्शन है ना, सब यहाँ पे ज्वाइंट होके किससे जुटा है, निगेटिव वाले से। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी सारे रेजिस्टेंस का एक साइड पॉजिटिव से जुटा हो और सारे रेजिस्टेंस का एक साइड निगेटिव से जुटा हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब एक रेजिस्टेंस का जो हेड वाला पोर्शन है वो एक सेल से जुटा हो और दूसरे रेजिस्टेंस का टेल वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिव पोर्शन से जुटा हो, तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो हम लोग जान चुके क्या होता है कि कोई सर्किट है तो उसमें इस तरह ढेर सारा रेजिस्टेंस इस तरह करके जुटा रहेगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस का हेड वाला पोर्शन यहाँ से पॉजिटिव से जुड़ रहा है और एक रेजिस्टेंस का टेल वाला पोर्शन यहाँ पे निगेटिव से जुड़ा, मतलब सारा का सारा अलग अलग एंड से जुटा हुआ नहीं है। लेकिन पहले कॉम्बिनेशन में क्या था, सबका एक एंड पॉजिटिव से जुड़ रहा था और सबका एक एंड निगेटिव से जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। इतना नोट कीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया इसको। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये सेल का क्या होता है, इस पॉइंट से पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा हो गया V और यहां से कोई करंट I पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैटरी, जिसका कैसा यूनिट क्या होता है, ऐसा बैटरी हो गया। तो बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यही ना सर्किट में क्रिएट करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है V, और यहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट कितना निकला I, यहाँ से करंट I निकला, यहाँ आई गया, यहाँ पे आई गया। अब क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक बात हम लोग को आज जानना है, बता दो इसे बताने से पहले, कि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है, ठीक है। करंट हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी अप्लायंसेस को सेम अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। जब भी कोई सर्किट हम लोग सीरीज में किसी भी अप्लायंसेस को जोड़ते हैं, किसी सर्किट में हम लोग सीरीज में किसी अप्लायंसेस को जोड़ते हैं, इस तरह अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट का अमाउंट सभी को इक्वली मिलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ से एक मान लीजिए रो में 5 लड़का बैठा हुआ है और किसी को कोई सामान पास करे, तो ये नहीं होगा कि मैं सब खा जाऊंगा और आगे कुछ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितना मुझे मिलेगा उतना उसको मिलेगा, उतना उसको मिलेगा, उतना नेक्स्ट वाले को, उनका नेक्स्ट वाले को, ठीक है। तो सबको, अगर मुझे एक रोटी मिला, मान लीजिए कोई बांट रहा है, तो मुझे भी एक रोटी, बगल वाले को भी एक रोटी, तीसरे वाले को भी एक रोटी, चौथे वाले को भी एक रोटी और 5वें वाले को भी एक रोटी। तो मतलब क्या हुआ, सबको एक एक रोटी बराबर मिला ना, यानी करंट का अमाउंट क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सीरीज वाले सर्किट में करंट हमेशा सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंट सेम नहीं होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमेशा करंट डिफरेंस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बस उल्टा है। सीरीज में करंट सेम होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा वहां पे फिगर, क्या फिगर था, ये सारा रेजिस्टेंस का एक है, जो एक पोर्शन है वो पॉजिटिव वाले से जुड़ा था और एक पोर्शन निगेटिव वाले से जुड़ा था। तो ऑटोमेटिकली है कि जो इसका जो पॉइंट है ये जुटा हुआ है इसके अलग अलग पॉइंट से, तो सारा रेजिस्टेंस मतलब तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा है वो सेम बनेगा। और इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका देखिए, इसका एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, एक ही पॉइंट में जुटा हुआ है, बट इसका एक पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इसका एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट तब से जुटा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी सेम होगा, सेम नहीं होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। बट करंट तो इसी रास्ते से होते जाएगा ना, तो करंट सबको क्या मिलेगा, करंट सबको सेम मिलेगा, जो कि है I, ठीक है। तो ये मान लीजिए अब मेरा वोल्ट हो गया, ये करंट हो गया, इसको बोल लीजिए R1, इसको बोल लीजिए R2, इसको बोल लीजिए R3, इसको बोल लीजिए R4। मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस है, सबको नाम दे दिए, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4, ठीक है। तो अब चारों जब रेजिस्टेंस सीरीज में है, करंट सेम जा रहा है, तो हम लोग 4 की जगह कोई एक रेजिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं बड़ा सा, अगर जोड़ दे तो चारों को जोड़ दे, मान लीजिए 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 4 6 8, यहाँ पे 8 को लगा सकते हैं, 8 का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं बड़ा सा, ठीक है। तो आइए वही इक्विवेलेंट जो है, सबका इक्विवेलेंट, सबका जोड़ कैसे निकालेंगे, आइए वो सीखते हैं। तो हम लोग क्या जान रहे, सर्किट के बारे में लोग जानना है, सीरीज वाले सर्किट के बारे में, कैसे हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। लोग क्या देखा अभी कि सब सीरीज में जुटा हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंट, सभी रेजिस्टेंस का अलग अलग होगा बट करंट सेम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एक था ना इक्विवेलेंट V,
तो यहाँ पे उसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। 4 रेजिस्टेंस था ना, तो चारों का V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। मैंने बताया था दोनों सबका अलग अलग होगा। और मेन V हमारा यहाँ पे कितना था, सिर्फ V था, तो इससे यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इसके लिए कुछ और। ठीक है, वही था। तो ये होता है। और लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा है उन लोगों से, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I क्या है, सेम है, डिफरेंस क्या है, R। हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, V इक्वल टू कह सकते हैं IR1 कह सकते हैं ना, सॉरी IR कह सकते हैं, ये तो वोल्ट है मेन वाला हमारा, तो V इक्वल टू IR कह सकते हैं। V1 है तो IR1, क्योंकि I तो सब में सेम था, सीरीज वाले में डिफरेंस क्या, R1 प्लस R2 R3 और R4 था, और V डिफरेंस था और R डिफरेंस था, तो R1 हो गया प्लस I R2 हो गया प्लस I R3 हो गया प्लस I R4 हो गया। तो अब देखिए I और R हो गया इक्वल टू, क्या कॉमन दिख रहा है, I क्या दिख रहा है हम लोग को, कॉमन दिख रहा है, तो I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो अब कॉमन ये I मर गया, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब भी हम लोग को R निकालने के लिए दे, बहुत सारे रेजिस्टेंस दे दिया, बोले फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे जब वो सीरीज में रहेगा तब। कैसे निकालेंगे, प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, प्रूफ भी कर दिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए ठीक है, बता देता हूं। अब आते हैं हम लोग पैरेलल पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। आइए डायग्राम देख लेते हैं, लिख लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ठीक है, यहाँ से आकर के बैटरी से जुट गया सेल से, ये V हो गया, ये प्लस ये माइनस। मैंने बताया अभी कि करंट, मान लीजिए यहाँ से करंट निकला, ठीक है, यहाँ से करंट निकला I, अब यहाँ पे गया I। अब करंट को 3 रास्ता दिख रहा है, अब वो कहाँ जाएगा, एक पूरा करंट था तो क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा तीनों में चला जाएगा। तो यहाँ पे चला गया I1, यहाँ पे चला गया I2 और यहाँ पे चला गया I3 जाएगा ना, तो 3 रास्ता मिला, तो तीनों रास्ता थोड़ा थोड़ा होके पास हो गया। फिर यहाँ पे हो गया I1, यहाँ पे हो गया I2 और यहाँ पे हो गया I3, फिर यहाँ से मिल करके फिर I बन गया, जितना गया था उतना मिलकर वापस यहाँ पे मिल गया। तो अब देखिए, इसका एक पॉइंट, इस तीनों का एक एक पॉइंट इससे जुटा हुआ है, इस तीनों का एक एक पॉइंट इससे जुटा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, क्योंकि इस सेल का प्लस वाले से इसका सारा जुटा हुआ है, इस सेल का माइनस वाले से इसका एक एंड जुटा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, करंट I1 I2 I3 हो गया। अब यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग V, क्योंकि V क्या है यहाँ पे, सेम है। तो डायग्राम नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिटा दूं, मिटा देता हूं। अब आता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, V सेम है, ठीक है, V सेम है और डिफरेंस क्या है, I डिफरेंस है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कह सकते हैं ना, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम लोग ओम्स लॉ के क्या पढ़ा था, V बाय I इक्वल टू R, हम लोग ने पढ़ा था V बाय I इक्वल टू R, और क्या पढ़ा था, I इक्वल टू V बाय R पढ़ा था ना, दिख रहा होगा आप लोग को, I इक्वल टू V बाय R पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे I है तो हम लोग बाय ओम्स लॉ
बाय ओम्स लॉ हम लोग कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं हम लोग कि I इक्वल टू बी बाय आर होता है, तो उसको यहाँ पे आके पुट कर देते हैं। तो बी बाय आर इक्वल टू I1 V1 बाय V1 होगा, V1 तो सेम था तो B सेम रहेगा, B बाय R1 प्लस B बाय R2 प्लस B बाय R3। दिख रहा है हम लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग का B सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, B को कॉमन ले लेंगे इस तरह, और यहाँ पे 1 बाय R प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 लिख देंगे, और ये भी से ये भी मर जाएगा, और हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और आगे और रहेगा तो हम लोग इस तरह और लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। तो जब हमें रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया हुआ होगा और बोलेगा कि निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको डिराइव करने नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ इस दोनों फॉर्मूले पे सवाल आता है, तो इसलिए ये आप लोग को फॉर्मूला बहुत ही आसानी है कि अगर सीरीज रहेगा तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेंगे, और पैरेलल रहेगा तो 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो पैरेलल में जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है, और सीरीज में जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो एक हिंट हो गया जिसके आप हमेशा पता कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक है, सीरीज में जब भी R इक्विवेलेंट जो होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा, और पैरेलल में R इक्विवेलेंट हमेशा 1 से छोटा होगा। तो ये हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ खत्म। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे पूरे टॉपिक के साथ। तो इसे मिटा देता हूं, मैं मिटा दूं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है जो कि रेजिस्टेंस फैक्टर डिपेंड करता है। लिख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस, हमने कहा ना रेजिस्टेंस का हमेशा करंट को अपोज करता है। तो हम लोग कैसे पता कब रेजिस्टेंस कम होगा कब रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्या करेंगे, क्वेश्चन उठता है ना माइंड में कि किस कंडीशन में सर मतलब हम लोग रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, किस कंडीशन में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग कैसा कंडीशन क्रिएट करें कि रेजिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाए, बहुत ही कम हो जाए, जिससे कि हम लोग को बहुत अच्छा अमाउंट में करंट मिले। तो हाँ, तो किस बातों का ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस हमारा कम हो, आइए देखते हैं। तो रेजिस्टेंस जो हम लोग का सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब अगर लेंथ ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, और एल घटेगा तो आर भी घटेगा। ये बढ़ा तो ये बढ़ा, और ये घटा तो ये भी घटा। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, जैसे कि ये वायर है या कोई कंडक्टर है, तो अगर ये बड़ा है तो फिर रेजिस्टेंस का अमाउंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। इसको और छोटा अगर कर देंगे, इसको और छोटा कर देंगे तो रेजिस्टेंस और घट जाएगा। तो जितना लंबा तार हम लोग यूज करेंगे, हम लोग किसी भी काम के लिए, जितना लंबा तार होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, जितना छोटा तार होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो ये हमारा पहला फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को वो घटाता या बढ़ाता है। ठीक, दूसरा फैक्टर हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज ए। यहाँ पे क्या होता है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा
तो ये घटेगा। कैसे, आइए जानते हैं। हाँ, तो हम लोग जान क्या रहे थे कि वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस क्या होगा उतना कम होगा, और वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस क्या होगा उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे मार्कर है, ये मार्कर मोटाई कुछ ना कुछ है, दिख रहा है मोटा कुछ ना कुछ, तो ये मार्कर का क्या रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पतले वायर से कम होगा। बट इस मार्कर को और मोटा कर दे, इतना वायर इतना मोटा हो, वायर इतना मोटा, वायर इतना मोटा हो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उतना कम होगा। और वायर इतना पतला, फिर और घटा दीजिए इतना पतला, फिर इससे ही पतला, फिर उंगली इतना पतला, फिर उंगली से ही पतला, तो रेजिस्टेंस क्या होगा उतना बढ़ते चला जाएगा। तो क्या याद रखना हम लोग, जितना मोटा वायर रेजिस्टेंस उतना पिद्दी सा, और जितना पतला वायर रेजिस्टेंस बिल्कुल बड़ा सा। ठीक है। और हमारा तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल। हाँ, मटेरियल क्या है, मतलब जिस चीज से वो वायर बना है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है ना, तो मार्कर क्या प्लास्टिक से बना है। ये बोर्ड है ना, बोर्ड एल्युमिनियम से और अलग चीज से बना हुआ है। ये हैंकी है, ये कपड़ा बोर्ड से मैं मिटाता हूँ, ये क्या है, ये कपड़ा से बना है ना, ये खरखरा कपड़ा से बना हुआ है। तो क्या है, ये शर्ट अलग चीज से बना हुआ है, कॉटन का शर्ट है ये, तो ये कॉटन से बना है। तो मतलब क्या, हर चीज का क्या है नेचर अलग है, हर चीज अलग अलग मटेरियल से बना होता है, मतलब नेचर भी अलग अलग होगा। तो उसी प्रकार जो वायर होता है, जैसे सिल्वर वायर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, निक्रोम वायर, सब क्या अलग अलग चीज से बना है, तो सब अलग अलग मटेरियल से बना है, तो सबका नेचर भी अलग अलग होगा। तो जिसका जैसा नेचर उसका वैसा काम। तो वही बात है कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी क्या है, आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सिल्वर क्या होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और निक्रोम का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसके मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसका नेचर है मटेरियल का, इसलिए वो ज्यादा होता है निक्रोम का। तो हम लोग जैसा मटेरियल यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस भी वैसा ही होगा। और लास्ट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसे पापा पीट रहे पटा पट पट पट, तो क्या होगा, उसको गुस्सा आएगा ना। एक तो पहले से गुस्सा, मान लीजिए पापा उसको डांट दिए, वो पूरा मुंह लटका ले, गुस्सा में तो आ गया, फिर उसको 2-3 थप जड़ दीजिए आप, देखिए और आग भूला हो जाएगा, वो मार खा लिया। फिर उसका कोई भाई बड़ा भाई है, वो आया उधर से वो 2 थाप दे दिया, तो क्या होगा, बिल्कुल बड़ा भाई को छोड़ेगा नहीं, पटक देगा उसको, मारेगा पूरा उसको। क्यों, क्योंकि वो पहले से गुस्सा था, पापा से डांट सुना था, और आप जाके ठोक दीजिए थोड़ा सा, फिर देखिए तो जो बड़ा था आप पे निकल जाएगा। मतलब क्या, कहीं ना कहीं उसका एंगर, उसका गुस्सा और बढ़ गया। मारने से क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो वही बात है, जब भी हम लोग किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वायर का रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटा देंगे तो रेजिस्टेंस और घट जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये कुछ बातें थी जो हमें समझना था। तो ये टॉपिक भी हमारा हुआ खत्म। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर फिर फिनिश, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो क्या है, वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर। बट इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग एक बेसिक्स बात जानेंगे। हम लोग ने पढ़ा भी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग घर में भी करंट का देखते हैं, बहुत सारा वर्क है हमारे घर में, फैन है, बल्ब है, सब। तो कभी लोग जानेंगे बोर्ड में कौन सा सर्किट होता है, सीरीज में सर्किट बना होता है, पैरेलल में करना होता है, और अगर सीरीज में लगाएं तो उसका क्या एडवांटेज है, और पैरेलल में लगाएं तो उसका क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज। देखिए, अगर हम लोग सीरीज में कनेक्शन करते हैं, बहुत आराम से प्यार सुनिएगा, अगर हम लोग सीरीज का कनेक्शन करते हैं हमारे बोर्ड में, हमारे घर में, तो उससे क्या होगा, सारा जगह जो है करंट बिल्कुल सेम अमाउंट में जाएगा। करंट तो सेम जाएगा बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो करंट सेम अमाउंट में चला गया तो सबका स्विच कहीं ना कहीं तो एक बनेगा ना। सोच के देखिए जरा, अगर हम लोग सीरीज करते हैं तो क्या होगा, सबका एक ही स्विच बन जाएगा, बहुत अच्छा कि एक वारंटी पे सब चालू। लेकिन क्या, अब हमको बल्ब जलाने का मन है, सोचते फैन ऑफर है, पता चला बल्ब जलाने के चक्कर में फैन भी चल गया, टीवी भी चल गया, फ्रिज भी चल गया। तो वो क्या है, हम लोग सेपरेटली सबको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब में एक साथ करंट फ्लो हो रहा है ना,
जब एक साथ करंट फ्लो हो रहा है, जैसे हम स्विच दिए तो सब जगह करंट चला गया ना, किसी एक को करंट बीच में रोक नहीं सकते हम, सब जगह करंट जाएगा ही जाएगा। और कट ऑफ करेंगे तो सब जगह करंट रुक जाएगा, तो सब कुछ एक साथ चालू होगा और सब कुछ एक साथ बंद हो जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज सीरीज वाले सर्किट का ये। दूसरा क्या है, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोग सेपरेटली उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि करंट सेम है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग है। अब किसी को क्या है, मान लीजिए किसी को मतलब 220 करंट ज्यादा चाहिए, करंट क्या सब में सेम जा रहा है, सेम जा रहा है, तो मतलब क्या है, अब बल्ब को चाहिए हमारा 100 वाट का करंट। ठीक है, बल्ब को चाहिए हमारा 2 एम्पियर करंट और बल्ब के पास जा रहा है 5 एम्पियर करंट, तो बल्ब क्या होगा, फ्यूज होगा। फ्रिज को चाहिए 100 एम्पियर का करंट और फ्रिज के पास जा रहा है 50 एम्पियर का करंट, तो क्या फ्रिज सही से वर्क करेगा, क्या नहीं करेगा। तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, करंट के अमाउंट को वहां पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम 100 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो सभी अप्लायंसेस में 100 एम्पियर करंट जाएगा, जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। और अगर हम 5 एम्पियर करंट दे रहे सभी अप्लायंसेस में 5 एम्पियर करंट जाएगा, मतलब कोई वर्क करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा, कोई खराब हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। मतलब पहला क्या, सही से हम लोग सेपरेटली उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, करंट को हम लोग रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या है, सबका स्विच एक जगह बन जाएगा, वो दिक्कत। फिर क्या, अगर हम लोग एक साथ करंट फ्लो हो रहा है, हम लोग पता अगर एक भी चीज फ्यूज हो गया तो सर्किट कट जाएगा, सर्किट कटेगा तो बाकी चीज हम लोग का चलेगा नहीं। ये सब एडवांटेज था हमारा सीरीज वाले का। और इसका सीरीज वाले का एडवांटेज क्या है, जैसे हम लोग झालर, दिवाली वगैरह सब में हम लोग घर में झालर का यूज करते हैं, लाइटिंग का यूज करते हैं शादी वादी में, तो वहां पे उसका एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है कि मतलब सारा सा बल्ब जोड़ दो, एक स्विच लगा दो, एक स्विच दो, सारा बल्ब जल जाएगा। तो बस वही थोड़ा सा एडवांटेज है। बट अगर उसमें भी देखते कभी कभी झालर नहीं जलता है, क्यों नहीं जलता है, तो क्या बोलते पापा लोग, देखो कहीं ना कहीं कोई मैकेनिक आता है, क्या बोलता है, लगता है कोई बल्ब फ्यूज हो गया, तो उस पूरे से झालर में एक बल्ब को ढूंढ के निकालता है, तब वो काट देता है उसको, फिर सर्किट कंप्लीट करके फिर देखते बल्ब जलने लगता है। तो वो प्रॉब्लम है थोड़ा सीरीज वाले में। ठीक है, वही सब कुछ प्रॉब्लम है, बट मे बी उस रीजन के लिए, शादी वादी के लिए वो हम लोग थोड़े दिल से उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए वो नहीं है, बहुत डिसएडवांटेज है। अब आते हैं पैरेलल पे। पैरेलल जो है घर के लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है, हम लोग क्या होता है, इसका एक किट पॉजिटिव वाले जुटा रहता है, एक किट क्या होता है, नेगेटिव वाले से जुटा होता है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम, और करंट को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। करंट क्या है, अलग अलग अमाउंट में जाता है ना, हाँ, जिसको जितना करंट चाहिए हम लोग करंट दे सकते हैं। सबका स्विच अलग अलग हो सकता है। और अगर क्या, अगर एक सर्किट ब्रेक भी कर जाएगा तो दूसरे सर्किट, देखिए हम देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे देखिए इस तरह था ना। अब मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से गया, अगर मान लीजिए ये तार अगर टूट गया, ये तार टूट के गिर गया, तो क्या ये दोनों काम करना बंद कर देगा, नहीं बंद करेगा ना, क्योंकि यहाँ से करंट जा रहा है, इससे गया, इससे भी गया, ये टूट गया, फट गया, इस दोनों को क्या मतलब, या ये टूट फट गया, इसको क्या मतलब, इसमें तो करंट जा ही रहा है ना। तो एडवांटेज क्या है कि करंट को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। अगर कोई चीज खराब भी हो गया, फ्यूज भी हो गया, तो भी दूसरा अप्लायंस हमारा वर्क करते रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सही मिलेगा। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, करंट को हम लोग रेगुलेट कर पाएंगे, स्विच सबका अलग अलग हो जाएगा। अगर कोई चीज खराब भी हो गया तो उसको लिए, उस चीज को हटाने के लिए हम लोग को सब चीज को बंद नहीं करना पड़ेगा। तो ये था डोमेस्टिक सर्किट का बात। तो डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही हम लोग यूज करते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल पावर, उस पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, नाम से लग रहा है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर तो पावर यानी कि शक्ति, ठीक है, लेकिन किसका शक्ति, इलेक्ट्रिकल शक्ति। इसका डेफिनेशन होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड पावर। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी इन पर यूनिट टाइम कॉल्ड पावर। मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल आई समझते प्यार से, हम लोग खाना खाते हैं, तुम लोग जितना अमाउंट में खाना खाएंगे, अगर 2 रोटी खाएंगे तो उतना ही शक्ति मिलेगा, तो उतना ही काम कर पाएंगे।
5 रोटी खाते तो और शक्ति मिलेगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो वही बात है ना कि हम लोग जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम लोग को पावर भी उतना ही मिलेगा। जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, उतना वर्क करेगा, और जितना वर्क करेगा उसका पावर उतना ही होगा। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या समझे हम लोग, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। दैट मीन्स पावर P इक्वल टू W बाय T। ये रहा हमारे फॉर्मूला, P इक्वल टू W बाय T। तो डेफिनेशन जाना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक पावर का क्या था, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, P इक्वल टू W बाय T। और इसका ऐसा यूनिट होता है पावर का, SI यूनिट ऑफ पावर होगा वॉट, जिसको क्या हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या बोला, P इक्वल टू W बाय T। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन एक एनर्जी ही तो है, और क्या है वर्क डन, कुछ नहीं, एनर्जी है। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल। हम लोग कह सकते हैं 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। मतलब जब हम लोग 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में करेंगे तो हमारा पावर कितना होगा, 1 वॉट का पावर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दूं, डाल दूं, ठीक है। मतलब आइए समझते हैं क्या कि जितना हम लोग जितना अमाउंट में एनर्जी देंगे, जितना अमाउंट में हम लोग करंट देंगे, ठीक है, वो उतना ही वर्क डन करेगा। वो जितना वर्क डन करेगा तो पावर क्या होगा, उतना ही होगा। मतलब जितना उसका पावर होगा वो उतना ही वर्क डन करेगा। मतलब हम लोग 2 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी का एनर्जी मिलेगा, जितना एनर्जी मिलेगा हम लोग उतना काम कर सकेंगे। तो हमारा पावर क्या होगा, उतना ही हमारा पावर होगा। हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग पावर इतना है तो हम लोग उतना वर्क करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करते हैं यहाँ से। जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पता चला कि P इक्वल टू W बाई T, तो हम लोग कह सकते हैं W इक्वल टू P इंटू T। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू V इंटू I होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना उसको करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा P। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू V इंटू I। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसको, तो हो जाएगा W इक्वल टू V इंटू I इंटू T। और अकॉर्डिंग टू ऊपर वाले से क्या P इक्वल टू W बाई T होता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, P इक्वल टू V इंटू I इंटू T बाय T। यहाँ से T कट गया तो P इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू V इंटू I हो गया। ये हमारा पहला पावर का फॉर्मूला हुआ कि अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ, यूजिंग 1। चलिए, ठीक है। क्या होता है, P इक्वल W बाई T होता है। तो P का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। इस P का तो W इक्वल टू क्या होगा, P इंटू T हो जाएगा। तो W इक्वल टू P की जगह क्या होगा, V इंटू आई लिख दिए हम लोग। और लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि P इक्वल टू W बाई T होता है, तो W बाई T। तो यहाँ पे W क्या हो गया, V इंटू आई इंटू T। ये W हो गया, और P क्या है, W बाई T है। तो W ये हो गया, T से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, P इक्वल टू V इंटू आई हमारा निकल गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, आइए इसको मिटाएं, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पावर का पहला फॉर्मूला जैसे कि हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और जैसे कि हम लोग का पहला फॉर्मूला क्या निकला, P इक्वल टू V इंटू आई। अब हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। V इक्वल टू आई आर होता है, तो क्या करेंगे, P इक्वल टू V की जगह पे ये आई आर पुट कर देंगे, I इंटू आर फिर इंटू आई। ठीक, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i है तो i का स्क्वायर इंटू में r। तो एक फॉर्मूला निकल गया पावर का ये।
एक हो गया ये, एक हो गया ये। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या पे पुट कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर होता है बाय ओम्स लॉ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू वी बाय आर। अब वहाँ पे क्या कीजिए, P इक्वल टू वी इंटू आई की जगह पे क्या पुट करेंगे, V बाय आर। तो P इक्वल टू दो भी है तो V स्क्वायर बाय आर। और ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। तो इस तीनों फॉर्मूला से हम लोग पावर का सवाल बना सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग टर्म के लिए यूज किया जाता है। तो हमें क्वेश्चन में जैसा वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग इस तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग अपना क्वेश्चन, अपना न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा सीखेंगे और जानेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होता है समाप्त। तो इससे जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो भी रिलेटेड एमसीक्यू है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे उसको कवर करके कहानी इस चैप्टर का ख़त्म कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस भाई को प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो को फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आपसे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।